छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी चरण के मतदान के लिए कुछ घंटों का समय शेष है और छत्तीसगढ़ के पूरे 70 सीटें जो बची हुई सीटें हैं उन पे चुनाव कल मतदान होना है और इसमें सरगुजा की भी 14 सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर क्या हाल है पूरे प्रदेश का और ख़ासकर सरगुजा का, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे। हम उनसे जानेंगे कि चुनाव से ठीक पहले पूरे प्रदेश का और सरगुजा का क्या हाल है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बीजेपी 2018 में 15 सीटों पर सिमट चुकी थी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अभी वो लगभग बराबरी की स्थिति में आकर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है? ये इस 2018 के चुनाव के बाद ये उम्मीद थी कि शायद बीजेपी इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो योजनाएं लागू किए उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल मुकाबले पे नहीं रहेगी। मगर ये बात सत्य है कि पिछले एक महीने से टिकट घोषणा के बाद से भाजपा अचानक मुकाबले पे आ गई। इसकी वजह एक तो लोगों को लगता है कि प्रदेश सरकार के कार्यों से जो नाराज़गी थी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के, जैसे सरगुजा है तो यहाँ मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर के नाराज़गी थी, तो दूसरे क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा को लेकर के नाराज़गी थी, बस्तर जैसे क्षेत्र में आदिवासियों की उपेक्षाओं को लेकर के नाराज़गी थी। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर, मध्य और दक्षिण क्षेत्र तीनों जगह से नाराज़गी के एक समान स्थिति देखने को मिल रही। बस्तर में जब पहले चरण का चुनाव हुआ, बस्तर की 12 सीटों को और कुल मिला के राजनांदगांव को मिला दें तो 20 सीटों में जब पहला चुनाव हुआ तो ये माना जा रहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में शायद कांग्रेस को एक तरफा बढ़त मिलेगी। मगर पहले जो वोटों के रुझान आए या लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं थी और सभी सीटों पे लगभग कड़े टक्कर की स्थिति में थी। इस बार एक चीज़ और दिलचस्प रहा पहले चरण के चुनाव में कि बागी और तीसरे दल के प्रत्याशियों की तादाद पहले के मुकाबले काफ़ी कम रही और टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी रही। इसकी वजह से भी ये लगा कि भाजपा को लोग प्रेफरेंस दे रहे थे अन्य दलों के मुकाबले से। तो पहले चरण के जो मतदान की जो स्ट्रेटजी दिखी वो कांग्रेस और भाजपा के बीच थी, इसलिए कांग्रेस के साथ हर जगह मुकाबले पे भाजपा नज़र आई और अच्छे से मुकाबला करते हुए नज़र आई। अगर हम दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को देखें तो पहले चरण के वोटों के रुझान के बाद से घोषणा को लेकर के भाजपा ने जो आक्रामक कदम उठाया, मैं तो ये कहूँगा फ्रंट फुट पे आके जब भाजपा ने बैटिंग की घोषणाओं के मामले में और उन सभी अटकलों को गलत साबित कर दिया, जिसमें ये कहते थे कि शायद केंद्र में भाजपा सरकार बैठी हुई है तो वो धान का बोनस एक्स्ट्रा नहीं करेगी या फिर वो सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ाएगी या कोई ऐसे लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करेगी जैसा लग रहा था केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं जो आलोचना करती थी। मगर वो सारी चीज़ों को उन्होंने कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने पहली बार उतारा है। इसका असर ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है और इसलिए अभी शेष बचे सभी 90 में से 70 सीटों पे आप ये मान के चलिए कि कड़े प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। कहीं भी कोई कैंडिडेट ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मुझे वॉक ओवर मिल गया है या मैं चुनाव एकदम जीत जाऊंगा। मतदाताओं की खामोशी भी इसका प्रमाण दे रही है। सर, अंबिकापुर विधानसभा समेत सरगुजा की जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस से प्रभावित मानी जाती हैं, कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखी जाती हैं। लेकिन अभी अगर आप कुछ रिपोर्ट्स की बात करें और कुछ सर्वे की बात करें तो ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ पे भी बीजेपी अभी कड़ी टक्कर दे रही है और लगभग 50-50 का मुकाबला है। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये स्थिति बना रहे हैं? सरगुजा संभाग की केवल ये 3 सीटें नहीं बल्कि सभी 14 सीटों पे कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला चल रहा है। सरगुजा के अगर 3 सीटों की बात करें तो परिसीमन के बाद आज भी कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत मानी जाती है। सीतापुर क्षेत्र है जहाँ पे आज तक भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है अपने सिंबल पे। लुंड्रा में जहाँ कभी कभी जीत मिलती है और अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ बनने के बाद सिर्फ एक जीत मिली है। ये प्रमाण है कि यहाँ के कांग्रेस के मतदाता हर परिस्थिति में कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। मगर इस चुनाव में दूसरे परिदृश्य देख रहे हैं। तीनों सीटों पे भाजपा ने अपने नए प्रत्याशी उतारे हैं। अगर हम संभाग के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे 11 भाजपा ने नए प्रत्याशी उतारे हैं और ये परिवर्तन भाजपा के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है।
सीतापुर सीट में जो खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, अपने जीवन का मेरे ख्याल से सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मुझे लगता है कि भाजपा ने कभी इतनी बड़ी चुनौती सीतापुर इलाके में कभी भी नहीं दी, वो इस बार वहाँ पे मिल रही है। नए प्रत्याशी होने के नाते वो पूर्व सैनिक हैं, जो युवा मतदाता जो कांग्रेस के प्रमुख वोटर थे उस इलाके के, उनका बहुत तेज़ी से डाइवर्सन भाजपा की ओर या भाजपा के प्रत्याशियों की ओर हुआ है। तो वहाँ पे एक प्रत्याशी की वजह से भाजपा सीधे आगे आ गई। लुंड्रा क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर प्रीतम राम जी, उनको लेकर के कांग्रेस में भी कुछ असंतोष और कुछ मनमुटाव या विवाद चल रहे थे, और संपर्क को लेकर के काफ़ी उनका आलोचना होते रहा पिछले 5 सालों में। इस बार भाजपा ने यहाँ अंबिकापुर के महापौर प्रबोध मिंज को वहाँ पे उतारा है, और चूंकि लुंड्रा का अधिकांश क्षेत्र अंबिकापुर के सरहदी इलाके से जुड़ा हुआ है और वो इस क्षेत्र को जानते थे या पहचान रखते थे, तो जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो वहाँ पे एक अलग तरीके का उत्साह बना। हालांकि उनका विरोध जो है भाजपा के लोगों ने किया, मगर धीरे धीरे इस चीज़ को कवर करके वो आखिरी तक मुकाबले पे बने रहे हैं। तो ये भी लुंड्रा क्षेत्र और सीतापुर क्षेत्र में हम दोनों में देखें कि दोनों में प्रत्याशी आखिरी क्षण तक मुकाबले में बने हुए हैं। मतदान के एक दिन पहले तक कोई मतदाताओं ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है कि वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं कि भाजपा की ओर जा रहे हैं, परंतु सभी को लग रहा है कि दोनों सीट पे बहुत कड़ी टक्कर हो रही है और बहुत निकट का मुकाबला होने वाला है। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है, तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार मतदाताओं को रुझाने के लिए कामयाब होंगे, और वो कौन से ऐसे मुद्दे प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर कल मतदान करने जाएंगे लोग? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं मानता हूँ धान बोनस का है, किसानों की कर्ज माफ़ी का है, मगर उससे भी ऊपर एक नया प्रयोग किया है भाजपा ने, जो महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये सालाना हर महिला को देने, विवाहित महिला को देने का जो वायदा किया, और उसके जवाब में जो कांग्रेस ने 15,000 रुपया देने का जो वायदा किया, ये 3 मुद्दे तो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। इन 3 मुद्दों पे ये चुनाव चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे चुनाव में चर्चा हो रही है। गैस सिलेंडर का जैसे मुद्दा है तो वो उतना प्रभावी सरगुजा जैसे क्षेत्र के लिए नहीं है। यहाँ पे लगभग 65% गैस सिलेंडर जो उजाला योजना के तहत मिले हैं वो ऐसे भी नहीं भराए जाते हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता। मगर इन 3 मुद्दों को लेकर के उत्साह है और लोगों आकलन कर रहे हैं कि किसकी घोषणा कितना ज़्यादा प्रभावी है तो ये 3 मुद्दे ही ज़्यादा हैं। और साथ में जो मौजूदा विधायक हैं सरगुजा के तीनों, उनकी पिछले 5 वर्षों के रवैये या उनके कार्यों को लेकर के भी लोग इस चुनाव को में मुद्दा बनाए हुए हैं। सर, मतदान से ठीक पहले आपको क्या लगता है पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं अभी? सभी प्रथम चरण के चुनाव को अगर आप स्थिति को देखें तो लग रहा है कि बहुत कड़े टक्कर की स्थिति है। बहुत पिछले चुनाव में जैसा 65 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये अनुमान लग रहा है कि दोनों के बीच में 5-10 सीटों का ही फर्क होना चाहिए इस चुनाव में, अगर मुकाबला इसी तरीके से अंतिम दौर तक जारी रहा। मगर अभी मतदान का पूरा समय बाकी है। मतदान के एक दिन पहले तक जैसे सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधारी है, कुछ मध्य क्षेत्र में ये सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस कुछ अपनी स्थिति सुधार रही है, तो भी ये लगता है कि ये 50-55 के बीच ही पहुंचने का मामला रहेगा। भाजपा के साथ भी ये नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम पीछे रह जाएगी। भाजपा भी बराबरी का टक्कर दे रही है और वो कभी भी सरकार के लिए दावेदार बन सकती है, इसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आखिरी प्रथम चरण चुनाव के बाद और दूसरे चरण में अभी कल चुनाव है, तो अगर फैक्टर की बात करें तो लगातार जो प्रदेश में भाजपा ने जो कैंपेन चलाया और राष्ट्रीय स्तर के जो नेताओं ने पूरा जो कैंपेन में हिस्सा लिया और प्रचार अभियान को गति दी, और एक तरह से छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो महिलाओं का मुद्दा और एक भ्रष्टाचार का भी बहुत सारे आरोप लगे, इसको लेके जो ऐसा लग रहा है कि भाजपा उसमें कुछ बहुत सफल भी हुई है ये लोगों तक ये बताने में कि पूरे प्रदेश में लगातार जो ईडी के छापे पड़ रहे थे, लगातार आयकर के छापे पड़ रहे थे और लगातार कोयला जैसा मामला निकला, तो इन सारी चीज़ों को बड़े दिग्गज लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने सरगुजा संभाग में भी एक बड़ी चुनावी सभा ली। उसके बाद अमित शाह भी सरगुजा संभाग में आए
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, सभी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर एक ही हमला किया भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे को लेके। और कितना भ्रष्टाचार हुआ है तो चुनाव के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन चुनाव के समय भाजपा ने जो ये बड़ा मुद्दा उठाया, ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है मेरे को लगता है कि भाजपा को आगे बढ़ने में काम किया है। मुझे विशेषकर अंबिकापुर सीट को लेकर कोई बड़ा फैक्टर नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग 2008, 2013 फिर 2018 का चुनाव देखे हैं। भाजपा का अंबिकापुर विधानसभा में ऐसा कैंपेन होता है और मजबूत कैंपेन होता है, लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी। अगर 2008 के उस चुनाव को छोड़ दें जिसमें टी.एस. सिंहदेव महज 900 वोट से चुनाव जीते थे, उसके बाद लगातार कांग्रेस की स्थिति सुधरी। कांग्रेस के प्रत्याशी ने टी.एस. सिंहदेव ने लगातार जो अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया। तो इस बार भी अगर मतदाता साइलेंट हैं, कुछ बहुत जो हम लोग सुन रहे हैं कि खूब ज़्यादा विरोध है, लेकिन ये सिर्फ हम सुन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और भाजपा इसमें पिछड़ती मेरे को नज़र आई कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ बड़े पदाधिकारियों ने उतने मन से काम नहीं किया, क्योंकि वो कहीं न कहीं जो पुराने भाजपा के नेता हैं या पहले से काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल से, उनके मन में ये लगा कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस से ही आया हुआ है और नया है। तो ये भी जो चर्चा का विषय बना कि अगर इसको अगर एक बार मौका मिला, इनको अगर जीत दिला दी है, तो भविष्य में हमारा जो मौका है चूक जाएगा। इसी का एक परिणाम है कि भाजपा के बड़े नेता जो अनिल सिंह मेजर जी हैं, उन्होंने जो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तक कर डाली। बाकी लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया, पीछे कारण यही था, खुल के अगर मैं बात करूं तो। और बाकी जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से इस बार टी.एस. सिंहदेव जी के लिए थोड़ा-सा परेशानी की ये रहे कि 5 साल वो क्षेत्र में नहीं थे, ये मुद्दा भी अभी सामने दिख रहा है। और ये भी है कि 2.5 साल तो कोरोना में बीत गया, पूरे प्रदेश की ज़िम्मेदारी थी, वहाँ चले गए, वो अपनी ओर से दलीलें दे रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस को काम कर गया है वो है कि टी.एस. सिंहदेव का ये आखिरी चुनाव है। वो खुद कई जगह इस बात को बोल चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद भविष्य में कौन लड़ेगा उस वो तो भविष्य की बात होगी, लेकिन ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो कई जगह हम लोग जो घूमे फील्ड में, तो ये बात भी आ रही है कि इतने दिन से जब उनको जिताते आ रहे हैं तो एक बार और मौका देते हैं। और मतदाता साइलेंट है, इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर सरकार के खिलाफ माहौल उतना नहीं है जितना पहले सरकारों के खिलाफ माहौल हुआ करता था। आखिर में बताइएगा कि पूरे प्रदेश के हालात क्या होंगे और विशेष तौर पे सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों का उल्लेख कर सकते हैं। 14 विधानसभा सीटों में अगर हम अंबिकापुर सरगुजा लोकसभा सीट की बात करें, जो 8 विधानसभा सीट होते हैं, उसमें मुझे लगता है कि सरगुजा की तीनों सीटें एक बार फिर कांग्रेस जीत सकती है, तीनों सीट। और कांटे की टक्कर बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो परंपरागत जो कांग्रेस के वोट बैंक है उसमें भाजपा सेंध नहीं लगा पाएगी। और इसके अलावा जो बलरामपुर ज़िले की 2 सीट हैं, उसमें सामरी सीट लगातार 2 बार से कांग्रेस जीत रही है। इस बार भी नए प्रत्याशी हैं तो लग रहा है कि वो सीट भी निकल सकती है। रामानुजगंज सीट, जिसमें लग रहा था शुरुआती दिनों में कि रामविचार नेता एक तरफा चुनाव जीतेंगे, लेकिन अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की जब वहां पहुंचे तो एक सप्ताह में जो चुनाव का माहौल बदला, उससे वहां पे एक कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। तो वहां कुछ भी फैसला हो सकता है। सूरजपुर ज़िले की बात करें तो सूरजपुर ज़िले में जो प्रेमनगर विधानसभा सीट है, जहाँ पे खेलसाय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, लगातार कई बार विधायक रहे हैं, पुराने नेता हैं। और चुनाव में उनका एक ही है जातिगत फैक्टर, और सामाजिक रूप से वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन इस बार भाजपा ने वहाँ पे बहुत होशियारी से काम लिया कि उन्हीं के समाज के भोलन सिंह मरावी को टिकट दिया है। वो भी सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, पुराने नेता हैं, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कड़ी फाइट रहेगी और परिणाम कुछ भी हो सकता है। भटगांव में भी यही स्थिति होगी सूरजपुर ज़िले के। वहाँ पे पारसनाथ राजवाड़े समाज से हैं। फिर भाजपा ने लक्ष्मी राजवाड़े को चुनाव मैदान में उतारा है। तो यहाँ भी काफ़ी जो एक सामाजिक ताना बना है वो किधर घूमता है, कांग्रेस की ओर या भाजपा की ओर, तो यहाँ भी परिणाम कुछ भी हो सकता है। प्रतापपुर में भी एक जाति विशेष को ही चुना है दोनों पार्टियों ने,
वहाँ पे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जो सर्वाधिक मतों से चुनाव जीते थे, उनका टिकट काटा गया। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो उनके सामने नई प्रत्याशी हैं शकुंतला पोर्ते, उनके सामने सांगठनिक परेशानी जो सामने अभी आ रही है वो है। और राजकुमारी मरावी के साथ डॉक्टर प्रेम साय सिंह भी दिख रहे हैं और सारे कांग्रेसी लगे हैं, तो वहाँ भी चुनाव का परिणाम अभी तो मुकाबले में है। मुझे लगता है कि अभी जो भाजपा ने पूरे प्रदेश में जो माहौल बनाया प्रथम चरण के चुनाव के बाद और दूसरे चरण में जो मौका मिला, बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के आए यहाँ पे, उससे पहले जैसी स्थिति नहीं है। 2018 में जिस तरह कांग्रेस ने एक तरफा चुनाव जीता था, वैसी स्थिति कहीं भी नहीं है। सरगुजा संभाग में 14 में से 14 सीटें किसी हाल में नहीं आएंगी और बाकी संभागों में भी ऐसी स्थिति रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता हैं, जो किसान हैं, वो तो सरकार के खिलाफ में अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सीटें कम होगी लेकिन सरकार रिपीट कर सकती है, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को 52 या 55 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में कांग्रेस पूरी 14 सीटों पे थी। इस बार जो चुनाव के शुरुआती माहौल थे उसमें तो लग रहा था कि एक तरफा है, लेकिन अब लगभग अधिकांश जगहों पे कड़ा मुकाबला भाजपा से मिल रहा है। जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग 5 से 6 सीटों में अभी कांग्रेस को कम चुनौती है, भाजपा कम से कम 4 सीटों पे कम चुनौती झेल रही है, बाकी सीटों पे कांटे की टक्कर है। तो ये स्थिति बनेगी। पिछले चुनाव में देखिए, एक तो टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बड़ा फैक्टर था सरगुजा संभाग के लिए। दूसरा धान खरीदी का जो मुद्दा था और तीसरा एंटी इनकम्बेंसी थी रमन सरकार के खिलाफ में। तो वो तीनों बड़े फैक्टर थे जिसके कारण 14 की 14 सीटें आई थी। इस बार के चुनावी मुद्दों में देखिए, भाजपा ने जो बैकअप किया है तो उस पर महतारी बंधन योजना एक बड़ा उनका लीड रोल पे रहा है। मुझे लगता है कि जिसके मुकाबले में बाद में कांग्रेस को भी घोषणा करनी पड़ी। और धान खरीदी के मुद्दे पे तो आज भी और कर्ज माफ़ी के मुद्दे पे कांग्रेस आगे दिखती है। मेरा मानना ये है कि भाजपा के कैंडिडेट बहुत प्रभावी हैं और अच्छे हैं। तो सिंहदेव के लिए जहाँ तक बात है कि टी.एस. सिंहदेव चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, उनका कार्यक्षेत्र भी है, उनका एक प्रभाव है और अंबिकापुर विधानसभा में, लेकिन बावजूद उसके राजेश अग्रवाल यहाँ पे टक्कर की स्थिति पे हैं। देखिए, एजुकेशन और मेडिकल के फील्ड में तो पर्याप्त काम हुए। क्या है कि कई बार नाली और सड़क जैसे छोटी बातें हैं। देखिए, सड़क वाली समस्या तो लगभग पूरे सरगुजा संभाग में है कि जो पुरानी पीएम-जेएसवाई की सड़कें हैं वो चुनावी मुद्दा भी रही हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि नगर निगम क्षेत्र पे भी नहीं हो पाया, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी भी विधायकों को झेलनी पड़ती है। वो मंत्री रहे तो ज़्यादा उनको समय नहीं मिला, जो परिस्थितियाँ थी शायद टी.एस. सिंहदेव के पक्ष में नहीं थी, जिसके कारण उनको थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है इस चुनाव में। नुकसान होगा उससे? हाँ, कुछ तो नुकसान है।